जैसा कि आपको पता है, हमारे डिस्कशन का टॉपिक है दृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न। आपकी एनसीईआरटी में मिड में दिए हुए हैं, है ना, जहां पर आंखों, हमारे जो नेत्र हैं उससे रिलेटेड प्रश्न भी शामिल है। जैसे नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था समंजन क्षमता के बारे में, बताओ ये क्या होती है। तो यस, हम इसके ऊपर बहुत देर तक बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरी कोशिश करो कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सको, अदरवाइज मैं आपको बता ही देती हूँ कि मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, हमारी आंखों को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। आंखों की अगर मैं बात करूं तो आंखों के अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनके आंखों के अंदर के जो भाग हैं उन्हें क्या किया जाता है, तो उन्हें सुनियोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। अब बहुत सारी चीजें एडजस्ट होती हैं, आपको पता है मैं किन चीजों की बात कर रही हूँ। चाहे मैं लेंस बोल दूं, है ना, जो कि क्रिस्टलीय लेंस होते हैं, आपने देखा होगा, हमने उसे भी पढ़ा था। इसी के साथ हमने देखा था उसके ऊपर सिलियरी मसल्स होती हैं जिन्हें हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, उनका भी एडजस्टमेंट होता है, तभी जाके तो हम पास की वस्तु को भी देख पाते हैं और दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं। इसी प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, किसकी, अभिनेत्र लेंस की, जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, जो कि टोटली कैसे होते हैं भाई, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो इसी प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को सुनियोजित कर लेता है, और यही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, जिनको लग रहा है कि मैम क्या क्या बता दिया आपने, तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। हाँ देखो इधर बोर्ड की तरफ ही देखना, बोर्ड की तरफ ही देखेंगे सभी। मेन चीज अभी डिस्कस कर रही हूं, जो समंजन क्षमता के लिए कैसी है भाई, जरूरी है, जो समंजन क्षमता के लिए कैसी है, जरूरी है। अच्छा आपको पता है ना कि इस साइड क्या होती है भाई, आइरिस होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, यहाँ होती है आइरिस। मैम फिर ये अभिनेत्र लेंस, याद करो मैंने आपको बताया था कि अभिनेत्र लेंस यहाँ होते हैं और इनके ठीक ऊपर क्या पाई जाती हैं, तो इनके ठीक ऊपर ही पाई जाती हैं पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है भाई, समंजन क्षमता क्या होती है, तो यहाँ पर बेसिकली ये नोटिस किया जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट भाई पास में है तो वो भी हमारी आंखों को क्लियर दिखाई दे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो भी वो क्लियर दिखाई दे। तो इसलिए आपको मैंने बताया था ना कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को थोड़ा सा लंबा भी कर लेगा और वो अपने आप को मोटा भी कर लेता है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दूर रखा है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा लंबा कर लेगा, है ना। और ऐसा करने में कौन सहायता करती है, ऊपर और नीचे क्या होती है, ये पक्षमाभी पेशियां, है ना, ये पक्षमाभी पेशियां ही इसकी सहायता करती हैं। एक मिनट में इसका नाम लिख देती हूं, इसे हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, हिंदी में ये सिलियरी मसल्स कहलाती हैं। हिंदी में ये क्या कहलाती हैं, सिलियरी मसल्स कहलाती हैं। और अंदर ये वाले भाग को क्या कहते हैं भाई, तो ये तो होता है हमारा लेंस, लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है, तो ये भी हमने देखा था, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होगा। मैंने फिर से सारी चीजें अच्छे से बता दी हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो हमने ये जाना कि मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए हमारे जो नेत्र हैं वो कैसे क्या करने पड़ते हैं, सुनियोजित करने पड़ते हैं, यानी उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। अब नेत्र की बात चल रही है, इसका मतलब नेत्र तो एडजस्ट होगा, लेकिन इनमें भी कौन सी चीजें एडजस्ट होंगी, हमारे नेत्र के भाग। और क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को सुनियोजित करेगा, है ना, तो बस वही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। कितना सिंपल, कितना आसान, हाँ ये ना, कितना सिंपल कितना आसान, फटाफट से ऐसे ले लो। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या हमें उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? याद करो, मैंने आपको बताया था कि हम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं क्लियरली, और मतलब निकट बिंदु कितना होना चाहिए और दूर का बिंदु कितना होना चाहिए। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमें उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। बात को फिर से ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब जहां पास की वस्तु तो दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही है, पास की तो दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही है। तो निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पास का देख सकता है लेकिन दूर का नहीं, और 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी उसको कोई वस्तु, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जो 1.2 मीटर पर रखी हुई है जिसे वो देख नहीं सकता है, क्योंकि उसको पास का देख सकता है ना, दूर का नहीं देख सकता। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा? तो आप आंसर बता देना कि कोई भी व्यक्ति जिसे निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा लेंस यूज करना होता है? अवतल लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ध्यान रख लोगे इस चीज को, याद रख लोगे ना भाई? ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, वापस से आ गया है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? बताओ कितनी दूरी पर होने चाहिए, है ना? हमने देखा था कि हम निकट बिंदु कितना होना चाहिए, मतलब वस्तु को हम कितना पास में रखें कि हम उसे देख सकेंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति को, वस्तु को बिल्कुल ऐसे सामने रखूं तो क्या मैं इसे देख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। ये मुझे कैसे दिखाई देगी? धुंधला दिखाई देगी। बिल्कुल अगर मैं इसे पास में रखूंगी तो ये मुझे कैसे दिखाई देगी? धुंधली दिखाई देगी। तो निकट बिंदु कितना होना चाहिए और दूर कितनी दूरी तक की हम वस्तु को देख सकते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? जी हाँ, सामान्य दृष्टि के लिए एक दूर बिंदु नेत्र से भाई अनंत दूरी पर, अनंत दूरी तक तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। मतलब निकट अगर बात आएगी तो हम 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं, लेकिन उससे और पास में लेकर आओगे तो हमें वो चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किताब को ऐसे करके रख के पढ़ते हैं। भाई कैसे पढ़ सकते हो? हाँ कैसे पढ़ सकते हो? दिखाई कैसे देता होगा? जैसे कई बार ऐसा होता है ना नाइट में कि हमें मोबाइल चलाना होता है, ऐसा करते होगे आप लोग, है ना? तो हम सोचते हैं कि सब सो जाएं तो हम ऐसे किताब रख लेते हैं, पढ़ने का नाटक करते हैं बिल्कुल ऐसे रखकर। तो आपने कभी नोटिस किया अगर पेरेंट्स को ये चीज पता हो, वैसे पेरेंट्स तो समझदार होते हैं, तो जिनके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है, ये तो नाटक कर रहा है, तो वो टोक देते हैं कि तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने बुक कैसी रखी है? बिल्कुल पास में रखी है, और इतना पास बुक रख के तुम कैसे पढ़ रहे हो? और कई बार ऐसा होता है हम टीवी भी बहुत पास से देखते हैं तो हमें मना किया जाता है, मोबाइल बिल्कुल घुस के चलाते हैं तो भी मना किया जाता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु तक, मतलब निकट बिंदु उस वस्तु का कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, है ना? तो सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होगा, लेकिन निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। उसको श्याम पट्ट पढ़ने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। और अंतिम पंक्ति में बैठे कोई व्यक्ति, मतलब बिल्कुल पीछे बैठा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है वो, है ना? ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? क्योंकि उसको पढ़ने में क्या हो रही है भाई? प्रॉब्लम हो रही है। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो हम क्या बोलेंगे? इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि वो पास का देख पा रहा है लेकिन वो दूर का नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसको श्याम पट्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें तो यही पता चला ना कि उसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस द्वारा क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। भाई किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको किस लेंस का यूज करना चाहिए? अवतल लेंस। और किसी को दूर दृष्टि दोष है ना, मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब वो दूर का देख पा रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा है, तो उसको उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए। तो उसको उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो भाई इतना था, ये 4 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। फिर अब आगे आएंगे,
ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन थे, दिए हुए थे, बस वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बताओ क्लियर सबको? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चंस है ना, हमने कर लिए अपने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लगता अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। लेकिन फिर मैम ये क्या है यहाँ पर, अब हमें क्या पढ़ना है? पहले तो ये जो खतरनाक नाम देख के आप घबराते हो ना, जैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो मैं पहले तो क्लियर कर दूं कि इसको देखकर घबराएगा कोई भी नहीं, है ना, इसको देखकर घबराएगा कोई भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। अब सुनो होता क्या है ना भाई, तो होता ये है कि ये है भाई प्रिज्म। आपने कभी नोटिस किया है? पहली बात तो हम प्रिज्म को ही देखेंगे, फिर ये सफेद कलर की लाइट इससे जा रही है और कैसे ये लाइट जो है विभाजित होकर 7 रंगों में परिवर्तित हो रही है। तो क्या एक्चुअली में हमें जो सफेद कलर दिखाई देता है, जो हमें व्हाइट कलर की रोशनी सनलाइट से दिखाई देती है, या मैं किसी भी लाइट की बात करूं, हमें जो रोशनी सफेद दिखाई देती है वो एक्चुअल में व्हाइट होती है क्या, वो एक्चुअल में सफेद होती है क्या, या वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है? ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैं बात कर रही हूं इस प्रिज्म के ही ऊपर, है ना। सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूं इस प्रिज्म के ही ऊपर। आपने कभी नोटिस किया है ये प्रिज्म ऐसा ही दिखाई देता है क्या? इसमें 3 फलक ही होते हैं क्या? क्या ये प्रिज्म ऐसा दिखाई देता है? हाँ या ना? तो आपके माइंड में आएगा भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिखाई देगा। जब हम इस प्रिज्म को खींचेंगे ना, आप इसे अपने हाथ से नहीं खींचोगे, बट यस अगर हम इसमें प्रैक्टिकली इसका एक्सपेरिमेंट अगर इसके ऊपर करें, या मैं आपसे कहूं कि प्रिज्म की बात करें तो ये किन चीजों से मिलकर बना है, या मैं कहूं इसमें कुल कितने सरफेस होते हैं, कितनी सतह होती है, तो आप ये मत कहना कि मैम ये तो त्रिभुजाकार है ना, ये तो ट्रायंगुलर है। बट मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायंगुलर तो होता है लेकिन ये अकेला नहीं होता है। इसकी क्या होती है भाई? 5 सरफेस होती हैं, 5 सतह होती हैं। ये एक्चुअल मैंने आपसे बोला ना कि अगर मैं इसे कैसा बताऊं, थोड़ा सा खींच के बताऊं, इसका थोड़ा सा पीछे का हिस्सा हम पीछे के हिस्से से मिलाकर देखें तो क्या पता चलेगा कि एक ये ऐसा है और इसका पीछे का हिस्सा जो है वो ऐसा होगा, इसके पीछे का हिस्सा ऐसा होगा। फिर आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा। ये है इसका एक्चुअल आकार, या मैं कहूँ इसका एक्चुअल शेप। हम सामने से तो इसे ऐसे देखेंगे लेकिन प्रिज्म जो है वो एक्चुअली में ऐसा होता है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें इसमें जानना क्या है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कितने सरफेस या कितनी सतह से मिलकर बना है। मेरे शब्दों को बस ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, है ना, या मैं कहूँ आपको आयताकार सतह दिख रही होगी, बिल्कुल सही दिख रही है आपको, कुछ भी गलत आप नहीं देख रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमें क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल सही, है ना। और ये हिस्सा हमें क्या दिख रहा है, तो ये आयत दिख रहा है, या मैं कहूँ ये क्या है, आयताकार सतह है ना। आयताकार क्या है भाई, ये सतह है। लेकिन क्या मैम एक ही आयताकार सतह होती है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 5 सरफेस है, 5 सतह है। आप कहेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यस बिल्कुल है, बिल्कुल है ये चीज, 5 सरफेस 5 सतह है। और ये कैसे है तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको देखो ये 2 क्या दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा और एक इसके ठीक पीछे होता है, एक इसके पीछे होता है। तो भाई टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज की कितनी सतह दिख रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 त्रिभुज। त्रिभुज की कितनी सतह है भाई, 2 है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, त्रिभुजाकार होता है ना। और त्रिभुजाकार में टोटल हमें ये कितने मिली हैं, 2 सतह इसकी मिल गई। वेरी गुड, क्या बात है। फिर हमने ये नोटिस किया, हमने क्या नोटिस किया कि भाई इसमें ना 3 ये आयताकार सतह भी होती है। अब ये 3 आयताकार सतह कहां से होती है, देखो ग्रीन कलर से बना रही हूं। एक तो आपकी ये हो गई, समझ रहे हो, और एक इसके पीछे साइड हो गई, ये भी तो होगी ना। और एक ये नीचे होती है, ये एक नीचे होती है, हो गई ना एक, हाँ या ना।
हुई ना। देखो एक हमें त्रिभुज यहाँ मिला था, एक त्रिभुज हमको यहाँ मिला, तो हमें त्रिभुजाकार सतह पता चल गई जो कि 2 होती हैं। फिर हमें पता चला कि एक आयताकार सतह ये है, एक यहाँ नीचे है, नीचे साइड आधार पर है, बेस पर है, और एक पीछे साइड भी है और यहाँ पर भी है, और ये एक इस साइड है, तो मैं इसे 3 ही काउंट कर रही हूँ। तो 3 क्या होंगी? आयताकार सतह होंगी। क्लियर? ये त्रिभुजाकार 2 सतह होंगी, है ना। और आयताकार, आयताकार कितनी सतह होंगी? तो वो होंगी 3। तो ऐसे करके हमारा जो त्रिभुज होगा वो 5 सतह से मिलकर बना होता है, जिनमें हमारा जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म को अगर हम थोड़ा पीछे खींचेंगे ताकि हम उसे देख सकें, उसका आकार देख सकें, उसकी सतह को, उसकी सरफेस को, तो हमें पता चलेगा कि 3 एक त्रिभुज आगे और एक उसके ठीक पीछे होगा, और हमें 3 यहाँ पर आयताकार सतह अलग से और मिलेगी। समझ रहे इस बात को? चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 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 चलो, मैम ने जो ये इतनी कहानी आपको बताई है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आओ। अब आपको प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर जानना होगा। मैं आपको विरल और सघन माध्यम के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, और सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है। मैं आपको आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, और उनमें जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है ये भी बताऊंगी। फिर आप में से क्या होगा, जैसे अभी मैं नहीं बताऊंगी ये चीज, और अगर मैं आगे बढ़ गई तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स में भी उन्होंने ये पहले ना पढ़ा हो, और सीधे अगर मैंने पढ़ाया तो फिर वो कहेंगे मैम समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान से सुनना है। हमने क्या देखा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। भाई देखो 2 चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, है ना, 2 चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, और वो 2 चीजें क्या है? तो एक तो आपको पता होगा प्रकाश का परावर्तन। बताओ क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो एक तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बता देती हूं, है ना। एक साइड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे और एक साइड हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो भाई आपने पहले तो ये चैप्टर पढ़ा ही होगा, है ना, मतलब ये वाला सेक्शन आपने लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा। जब भी लाइट या प्रकाश पढ़ते हैं तो वहां पर इसे हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। बट ठीक है, मैं रिवाइज करवा रही हूं तो ध्यान से सुनना। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि एक सरफेस है ना, या मैं कहूं एक मिरर है, तो क्या होता है, इसको हम सरफेस ही लेकर चल रहे हैं, और हमें बताए कि प्रकाश के अपवर्तन में जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराती है, किसी सतह से, किसी सरफेस से टकराती है, तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यही तो होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और वही वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो वही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन मैंने ये सेंटेंस यूज नहीं किया है कि वो उसी दिशा में जा रही है, कि जैसे आई थी वो उसी दिशा में वापस लौट गई उसी के साथ, नहीं। ये जैसे ही एक माध्यम से आती है ना, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वो कैसे भी जा सकती है, जैसे कैसे भी जा सकती है, मतलब क्या था इससे, तो ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, है ना, प्रकाश की किरण ये ऐसे आई, ठीक है, तो ये हमने देखा आई ऐसे थी, इससे टकराई और टकराकर वापस चली गई। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, है ना, आपको पढ़ाया होगा कि इनके बीच में ये क्या होता है भाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसे परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी बोल सकते हो। क्लियर ये चीज, इंग्लिश में आप इसे परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी बोल सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो किरण निकल कर आई थी यहां पर सबसे पहले जो टकराई, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इसे हम कौन सी किरण कहते हैं, तो ये आपतित किरण होती है, और इसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण बन रहा है। बात समझ रहे हो, ये इंसिडेंट रे है ना, यानी ये कोण कौन सा बना रही है, आपतन कोण बना रही है। फिर आप कहेंगे मैम ये क्या निकल कर गई, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन या परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये परावर्तित किरण ही रिफ्लेक्टेड रे होती है। क्या होती है? परावर्तित किरण ही रिफ्लेक्टेड रे होती है और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी आगे आएगा ना तो कहना नहीं कि मैम ये कहां से क्या आ गया है, पहले ही मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रही हूँ। अब सुनो, ये तो किस में होता है? प्रकाश के परावर्तन में होता है। फिर भाई अपवर्तन में क्या होता है? तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, मतलब एक माध्यम कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन मैम हमने तो सुना है कि यहाँ पर रेयर और डेंजर मीडियम होता है, यहाँ पर विरल और सरल माध्यम होता है। ये विरल सरल क्या होता है? तो सुनो, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रही हूं कि अगर ऊपर कौन सा माध्यम है, दो केस बता रही हूं। अगर ऊपर है विरल माध्यम, अगर ऊपर है विरल माध्यम तो ध्यान से सुनना क्या होगा। तो होगा ये कि प्रकाश की किरण इससे आएगी, जानी चाहिए थी ऐसे, है ना? जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी। भाई बीच में क्या होगा? तो मैं अभिलंब भी बना देती हूँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। जानी चाहिए थी ऐसे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ में आ रही है? तो भाई वो क्या करती है? तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना? अभी मैं बना के तो बताऊं पहले। देखो, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो कहां झुक गई है? तो वो झुक जाती है अभिलंब की ओर। तो इसका अभिलंब की ओर झुकना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन ये स्थिति कब होगी? जब माध्यम विरल से कैसा होगा? सघन। जब ये माध्यम कैसा होगा? विरल से सघन। मैं इसको थोड़ा छोटा करके बना रही हूं ताकि इसी स्लाइड में सब आ जाए, ताकि इसी स्लाइड में सब आ जाए। तो ऊपर में छोटू सा लिख रही हूं विरल माध्यम, ऊपर में छोटू सा लिख रही हूं विरल माध्यम और नीचे में छोटू सा लिख रही हूं सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब समझते हो? जहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे हो भाई? बहुत पास पास हो। मतलब इसे हम डेंजर मीडियम भी कहते हैं। डेंजर नहीं, है ना? डेंजर मीडियम जो होता है वहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भाई? बहुत घने से रहते हैं, आपस में रहते हैं, पास पास होते हैं। तो हमने ये देखा कि प्रकाश की किरण ऐसी आई, है ना? जानी भी ऐसी चाहिए थी, लेकिन फिर मैम ने हमें एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर करी कि जानी तो ऐसी थी, लेकिन भाई वो किसकी ओर झुक गई? अभिलंब की ओर झुक गई। और ये कौन सी किरण थी? तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो ये कहलाती है अपवर्तित किरण। ये कहलाती है अपवर्तित किरण और ऊपर का तो आपको पता ही है। चलो लास्ट, और वैसे ये इसका सेक्शन में केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे कहानी बताती, क्योंकि मैंने ये चैप्टर आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना? मैंने नहीं पढ़ाया था, दैट्स व्हाई मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? तो हम सघन माध्यम से जाएंगे विरल में। अब हम सघन माध्यम से किस में जाने वाले हैं? विरल में जाने वाले हैं। क्या लगता है? बताओ क्या होगा? क्या लगता है? बताओ क्या होना चाहिए? तो जब भी ऐसा होगा तो प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, और बीच में क्या है भाई? नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। तो हमने देखा जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? तो ये कहां होता है? प्रकाश के अपवर्तन में होता है। प्रकाश के अपवर्तन में होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, चलो अब मत पूछना कि मैम ये विरल सघन क्या होता है। तो विरल में जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। सघन में कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं? जकड़े होते हैं। तभी तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है? ज्यादा। और उसकी डेंसिटी कैसी होगी? कम। यानी घनत्व इसका ज्यादा और इसका कैसा होगा? कम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं
ये है पूरी कहानी, ये है पूरी पिक्चर। अभी ऐसे मत देख के घबराना कि मैम कैसे, हम कैसे, तो आप ही ये चीज करोगे, आप ही करोगे, बट मेरे समझाने के बाद। पहले कहानी देखो कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, अब आप मेरी भावनाओं को समझना। मुझे आपको प्रिज्म के बारे में बताना था तो पहले उसको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर अब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण भी आ गई, तो फिर मुझे इसलिए समझाना पड़ता, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। विरल सघन माध्यम भी आता, क्योंकि ये भाई कांच का प्रिज्म है, तो यानी ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। और कोई भी प्रकाश की किरण अगर वायु से जा रही है तो वो कौन सा माध्यम होगा, विरल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने वो चीज पढ़ी, इसलिए हमने वो चीज पढ़ी है। बहुत सोच समझ के मैं आपको पढ़ाती हूँ कुछ भी। चलो चलो भाई आगे आते हैं, प्रिज्म कोण। अब मैम ये हमें करना क्या है, तो कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कराना है। कराएं क्या, बोलो कराएं क्या? चलो चलो भाई एक प्रिज्म बनाती हूं। सबसे पहले यहां बना रही हूं मैं एक प्रिज्म, है ना, ध्यान से सुनना इस प्रिज्म की कहानी, सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। देखो होता क्या है, पहली बात तो ये प्रिज्म का एंगल ए है, बी है और सी है, और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सारे कैसे होंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री ही रहेगा। भाई आपकी क्लास में ना इसको 60 डिग्री ही लिया है, तो निवेदन है आप भी इसको ऐसे ही लेना, है ना। चलो ये तो खैर याद कर लेना, अभी इसमें जगह कम पड़ेगी इसलिए इसको मैं हटा रही हूं। देखो होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण ऐसे प्रिज्म से टकराएगी तो पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि भाई ये कौन सा माध्यम है, तो ये है सघन माध्यम, है ना। ये कैसा माध्यम है, तो ये है सघन माध्यम। और ये वायु या एयर की मैं बात करूं तो ये कौन सा माध्यम है, विरल है। और ये अंदर वाले हिस्से की मैं बात करूंगी तो ये कैसा है, सघन। कहाँ बना डालूं समझ नहीं आ रहा है, ये कैसा है, तो ये है सघन। चलो पॉइंट को आप समझना, है ना। देखो प्रकाश की किरण अगर ये प्रिज्म से टकराएगी तो भाई अगर विरल से सघन में जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने मार्ग से विचलित होगी, पर वो किसकी ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। अभी मैम ने आपको बताया, तो जब ये इससे जाती है तो एक्चुअल में पता है क्या होना चाहिए था, जानी चाहिए थी इसको ऐसे, मतलब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन इसने क्या कर दिया, तो भाई ये ऐसे सीधी चली गई। अब ये ऐसे सीधी क्यों गई, क्योंकि यहां पर क्या था, नॉर्मल, यानी कि हम इसे क्या बोल देंगे, अभिलंब बोलेंगे। यहां से इनके बीच में क्या आएगा, नॉर्मल, जिसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। लेकिन मैम इसने किया क्या, क्योंकि ये कहाँ की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। पॉइंट समझ में आया, हाँ या ना, यस और नो। तो मैम ने आपको ये बताया है, जो अभी थोड़ी देर पहले कहानी एक्सप्लेन की थी, कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रिज्म से टकराई, कांच का ये प्रिज्म है, सघन माध्यम में है, तो ये प्रकाश की किरण निकल के तो वैसे ऐसे जानी चाहिए थी, बट वो ऐसे नहीं निकली, तो वो कहाँ हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और अपने मार्ग से ऐसे विचलित क्यों हुई, क्योंकि वो झुकी है अभिलंब की ओर। किसकी ओर झुकी है भाई, अभिलंब की ओर। अब कहानी सुनो, और ये क्या है आपका अभिलंब नॉर्मल, जो कि हमेशा इमेजिनरी होता है, जो कि कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो हमने ये कहानी समझी, फिर हमने ये जाना कि अब क्या हुआ भाई, तो अब हुआ ये कि वापस से ये सघन से कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। ये आपकी आपतित किरण थी, ये आपकी अपवर्तित किरण है, और ये अब आपके कहाँ जाना चाहिए, तो सुनो, जाना तो अब ये सीधा चाहिए, लेकिन जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जल्दी से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं मैं, ये है आपका नॉर्मल। एक्चुअली में क्या होना था, इसको सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधी नहीं निकलेगी, ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। ये है आपका अभिलंब, जाना इसको कैसा चाहिए था, ऐसे, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट गई, और ये क्या कहलाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, निर्गत किरण कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा और पीछे पीछे लेके जाती हूं। अगर मैं इसे ऐसे पीछे पीछे लेके जाऊंगी तो यहां पर बनेगा डेल, मैं इसको डी नाम दे देती हूँ, और ये क्या कहलाएगा, विचलन कोण। जगह कम है, जगह कम है, समझ जाना, इसे मैं डी नाम दे रही हूँ।
और ये यहाँ पर अगर मैं इस एंगल डी की बात करूं तो ये इसे हम डेल से प्रेजेंट करते हैं और ये हमारा कहलाता है भाई विचलन कोण। क्या बनेगा? ये विचलन कोण बनेगा, विचलन कोण कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चल बढ़िया है। तो अब मैं कुछ नाम और दे देती हूँ। पेन कौन सा ले लूं? अब रेड कलर का लेती हूँ। एक पॉइंट में यहां बना रही हूं, यही ले लेती हूँ। एक पॉइंट में यहां बना रही हूं, एक पॉइंट में यहां बना रही हूं। प्रिज्म कोण कौन कौन से है? तो ये ए, बी और सी। लिख दूं क्या मैं इसको? चलो तो मैं लिख देती हूं। क्या लिखने जा रही हूं कि ये ए, ये बी और ये सी क्या है भाई? तो ये प्रिज्म कोण है। मैम ने अभी बताया है हमको, बिल्कुल सही। ये क्या है? तो ये है प्रिज्म कोण, है ना। ये क्या है? प्रिज्म कोण ए, बी और सी। बात समझ में आ रही है ना? और हमने क्या देखा है? बस कहानी थोड़ी समझनी है, फिर से समझाऊंगी, कहानी खत्म नहीं हुई है। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम कैसे, कब, कहाँ, ये क्यों कर दिया आपने, मैंने मन से कुछ नहीं किया है। जो चीज़ दी थी बस उसी को मैंने फॉलो किया है। जैसी चीज़ दी थी उसी को फॉलो करके आपको बता रही हूँ कि प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो वो कैसे विरल से सघन और सघन में विरल में जाएगी, तो फिर क्या होगा, बस वो हम जान रहे हैं। तो देखो, फिर से देखो बोर्ड की तरफ, है ना। अब मैं इसे कुछ नाम दे देती हूँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी। ये तो भाई प्रिज्म कोण हो गए। और कौन कौन सी चीजें? तो ये एंगल डी क्या बन गया हमारा? डेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण को डेल से प्रेजेंट करते हैं, जो आपके सामने। और देखो, अब मैं इन पॉइंट को क्या नाम दे दूं? तो इसको मैं नाम देती हूँ ई और इसे मैं नाम देती हूँ एफ। फिर जी और एच कहाँ है? पहले तो इसे बिल्कुल पीछे ले जाओ, है ना। पहले तो इसे बिल्कुल पीछे ले जाओ। तो हमने इसे नाम दे दिया, इसे ई और इसे हमने क्या दे दिया? एफ। क्या सबको इतना समझ में आ गया? पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो, पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो हाँ या ना। चलो अब हम देखेंगे कि एक बीच में ये जो पॉइंट बन रहा था, बीच में जो ये पॉइंट बन रहा था, उस पॉइंट को भी तो कोई नाम देना होगा। हमने एंगल को बोल दिया था कि एंगल वहां पर क्या है, कोण वहां पर क्या है, तो कोण डी बन गया। लेकिन इस पॉइंट को नाम दे रही हूं मैं जी। ये हमारा हो जाएगा एच, ये हमारा हो जाएगा आई, ये हमारा होगा आई। आप वैसे नाम अभी आगे और मिलेंगे आपको। अभी मेन पता है आप क्या ध्यान रखो कि आपतित किरण कहाँ है, अपवर्तित किरण कहाँ है, आपतन कोण कहाँ बन रहा है, अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा है। जैसे ये नाम तो मैंने दे दिए, ये नाम तो मैंने दे दिए। अब देखो, जैसे ये P भी आ जाएगा, ये Q भी आ जाएगा, P है, Q है, ये यहाँ पर R भी आ जाएगा, ये यहाँ पर S भी आ जाएगा। अभी तो सभी आएगा, अभी तो सब आएगा। तो आप इसे समझने से बेहतर और मेन चीजों को समझो। तो और मेन चीजों को क्या समझना है? तो पहले तो ये समझो कि P से लेकर P और Q आपकी क्या हो जाएगी भाई? ये तो ये है आपकी आपतित किरण। ये क्या है भाई? आपकी आपतित किरण है। समझ रहे हो इस पॉइंट को? ये आपकी आपतित किरण है। फिर E से लेकर F तक, है ना, E से लेकर F तक ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, F से लेकर ये S तक बोल दो ऐसा। हाँ तो एक काम करो, फिर इसे भी क्या कर दो आप, 2 मिनट, फिर इसे भी ना E कर दो, इसे भी आप क्या कर दो? E, इसे भी आप क्या कर दोगे? E कर दोगे। सबसे बढ़िया, हाँ सबसे बढ़िया। P से लेके E तक आपका क्या हो जाएगी? आपतित किरण। E से लेके F तक अपवर्तित किरण। और भाई F से लेकर S तक ये क्या हो जाएगी मैम? तो ये है निर्गत। ये क्या है? आपकी निर्गत किरण है ना। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। अब मैम यहाँ पर आपतन कोण कहाँ बन रहा है? तो ये है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ क्या बन रहा है? तो ये आपका अपवर्तन कोण बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है। और यहाँ अंदर क्या बन रहा है? अपवर्तन बन रहा है। इसको मैं I1 नाम दे सकती हूँ, इसको I2 दे सकती हूँ। ये R1 हो जाएगा और ये R2, ये R1 और ये R2। क्लियर यहाँ तक? चलो जल्दी से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई चेंज नहीं है, कोई भी वहां पर परिवर्तन नहीं है।
क्या मैं आगे बढ़ूं? बस एक छोटा सा यहाँ पर ई जरूर मिल जाएगा आपको, क्योंकि निर्गत कोण भी तो बन रहा है, तो वो आगे मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। पर हाँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने केवल इजी लैंग्वेज में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, कहाँ से कौन सी किरण जा रही है, कहाँ कौन सा कोण बन रहा है, ये बताया था। अब आओ यहाँ पर, दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। अब ये पार्श्व फलकों की बात चल रही है, तो ये है आपके फलक, ये है आपके क्या है? फलक है। एक फलक ये है, दो ये है, तीसरा ये है। तो दो पार्श्व फलकों के बीच ही क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। टोटल कितने बन रहे हैं एक प्रिज्म में? 3 कोण बन रहे हैं। तो ये एक प्रिज्म कोण हो जाएगा, ये दूसरा प्रिज्म कोण और ये तीसरा प्रिज्म कोण। अब इस कहानी को अभी छोड़ दो, इसी डायग्राम को देखो। सबको डायग्राम तो दिख रहा होगा। मैंने आपसे कहा था कि ये ए पॉइंट है, ए कोण है, ये बी है, और ये क्या हो जाएगा भाई? सी होगा। तो मैंने आपसे कहा था प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, प्रिज्म से टकराएगी। यस मैम, आपने बिल्कुल ऐसा कहा था। फिर मैम आपने कहा था कि जानी तो बेटा ऐसे चाहिए थी, है ना, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना जाकर, क्योंकि ये माध्यम कैसा था भाई? विरल था, और ये माध्यम कैसा है? तो फिर ये सघन है, और वापस से ये किस में निकल के जाएगी? तो वापस से विरल में जाएगी। क्या बात है। तो मैम ने हमें ये बताया कि जानी चाहिए ऐसे, मतलब हमने इसको ऐसे भेजा, जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई? अपवर्तित तो हो गई। ये क्या हो गई? अपवर्तित हो गई, क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या मैं कहूं अभिलंब की ओर झुकती है। तो अभिलंब की ओर झुक गई ना, ये देखो अभिलंब है ना, ये ऐसे सीधी चली गई, और मैं क्या कहूंगी कि इसकी तरफ झुक गई? अभिलंब। तो ये हमारी क्या था? इंसिडेंट रे निकल कर आई थी, या मैं कहूं आपतित किरण थी। ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा नॉर्मल भी तो आएगा, विलंब भी तो आएगा। तो यहाँ बन रहा है आपतन, आपतन कोण। और इसके बाद जब ये इधर चली जाएगी तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तित कोण। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई, बड़ी एनर्जी लग रही है छोटी छोटी चीजें ऐसे बताने में, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर क्या होता है? तो हमने देखा कि यहां से भी एक नॉर्मल आएगा, क्योंकि नॉर्मल तो आएगा ना, क्योंकि सघन से विरल में जाना है। तो अगर ऐसा होगा तो प्रकाश की किरण जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी अब? तो ये अभिलंब से ही दूर हट जाएगी। ये हमारा अभिलंब था, तो ये क्या हो गई? इससे ही दूर हट गई, और ये कुछ इस दिशा में फैल जाती है। इस दिशा में फैल जाती है, बहुत सारी प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती हैं। अभी देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, तो वहां और लाइट रेज आपको प्रकाश किरण मिलेगी। क्लियर ये पॉइंट? अब बस इसको कुछ नहीं, नाम देना है। एक चीज और, अब इसको पीछे पीछे लेकर जाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? डेल, और इस यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? विचलन कोण बन रहा है, जिसको हमने डी नाम दे दिया है, और इसके बीच के पॉइंट को जी नाम दे दिया है। ठीक है, चलो अब बताओ, अब कोई कंफ्यूजन? देखो, आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी अपवर्तन परावर्तन ही नहीं पढ़ा है, उनको तो क्लियरली मैं बोल दूं, समझ ही नहीं आने वाला कुछ। पहली चीज तो इसके लिए आपको प्रकाश वाला चैप्टर क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक चीज से ही दूसरी चीज का लिंक होता है। मैं केवल यहाँ पर सोचो, फिर भी उसके पहले मैंने आपको कितनी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए, कितने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ताकि मेरे को पता था कि मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगी तो आप में से कई सारे बोलेंगे कैसे मैम, कैसे, कहाँ, क्यों हो गया ये चीज। तो इस वजह से मैंने वो चीज क्लियर करी थी, और फिर मैं ये आराम से पढ़ा रही थी। तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, पी से ई तक, भाई नाम भी तो देना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मैं बात करूं तो ये हमारी होगी आपतित किरण। अब आप में से कोई कहेंगे मैम आपतित किरण क्या होती है? अभी बताया था मैंने, प्रकाश किरण जब जाकर किसी माध्यम से टकराएगी तो वो पहली किरण आपतित किरण होगी, और अगर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो वो अपवर्तित किरण होगी। वो अभिलंब की ओर झुक रही है तो वो अपवर्तित किरण होगी। तो P से E तक के पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी आपतित किरण है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर हमने देखा E से F तक, भाई इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो मैम ने ही तो बताया था अपवर्तित हो जाती है, तो वो अपवर्तित हो गई, अपवर्तित किरण हो जाएगी। बिल्कुल सही। और F से लेकर S तक, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसे हम क्या बोल देंगे? निर्गत किरण। ये हमारी निर्गत किरण होगी, क्योंकि ये सघन से कहां चली गई?
विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। अब आप में से कई सोच रहे होंगे मैम अभिलंब से दूर क्यों हट गई, अभी पढ़ाया था, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया। क्लियर? चलो अच्छी बात है फिर, है ना। अब आगे देखो, कुछ एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको यहाँ कुछ नाम देने पड़ेंगे, है ना। आप आगे तो नाम में कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम P किसे दे दूं, मैम Q किसे दे दूं, R किसे दे दूं, S किसे दे दूं। एक बार याद कर लो अच्छे से, एक बार अच्छे से याद कर लो, है ना। अभी करवा भी दूंगी मैं, है ना। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सारे ही तीनों क्या है, ये तीनों ही क्या है, प्रिज्म कोण है। मैंने आपको बताया था ये जो एंगल D बनेगा उसे हम विचलन कोण कहेंगे, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये आपतन कोण बन रहा है, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं। फिर इधर साइड क्या बन रहा था, तो इधर पे भी आपतन कोण बन रहा था। फिर अंदर के साइड यहाँ पर छोटा सा R दिख रहा है, तो वो R हमारा अपवर्तन कोण है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, तो वो भी अपवर्तन कोण है। लेकिन मैम ये निर्गत कोण कहाँ है, ये देखो ये रहा निर्गत कोण, स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट किया है, बाहर के साइड ये जो निकल रहा है वो निर्गत कोण है, वो क्या है, निर्गत कोण। चलो भाई, होती है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर? उनका आपको क्या मिल सके, नोटिफिकेशन। तो रेडी हो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, क्या सभी रेडी हैं? क्या बात है। तो हमें क्या बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, जहां हम क्या देखने वाले हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये सीखने जा रहे हैं, जहां मैम ने आपको बताया है कि विरल सघन माध्यम क्या होता है, सघन विरल माध्यम क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, सब। तो सुनो, अब हम एक प्रिज्म बनाते हैं, है ना। जैसे ये मैं बना रही हूं प्रिज्म, सेंटर में बनाती हूं ताकि सबको दिखे, ताकि सबको दिखे। देखो होता क्या है, इस प्रिज्म में पहले तो दिमाग में बैठा लो कि ये तीन क्या है भाई, कोण है। क्या बात है, तीन कोण है और ये तीनों ही कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, ये दिमाग में बैठा लो। प्रिज्म कोण A एक हो गया, B दूसरा हो गया, C तीसरा हो गया। बताओ कोई समस्या इतने में? इतना मैम ने आपको बताया, बैठ गया दिमाग में। अब आप क्या करोगे भाई, एक प्रकाश की किरण यहां से निकालोगे तो निकाल दो, क्या दिक्कत है, निकाल दो ना। एक प्रकाश की किरण आपने यहां से निकाली, और ये कौन सा माध्यम चल रहा है, तो ये वायु या एयर एक विरल माध्यम होता है, जहां पर मॉलिक्यूल्स यानी कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स यानी कण दूर दूर होते हैं, और ये कौन सा माध्यम है, तो ये है सघन माध्यम, है ना, डेंजर मीडियम जिसे हम कहते हैं, ये है एक सघन माध्यम। तो मैम ने हमें पता है क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराते हैं, हम एक काम करते हैं, प्रकाश की किरण को लेते हैं, प्रिज्म से टकराते हैं, तो भाई टकरा दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैम ने हमें बताया था कि भाई जानी तो ये ऐसी चाहिए थी, ये जानी तो पता है ऐसी चाहिए थी, लेकिन पता है क्या हुआ, और ये कौन सी किरण है, तो ये आपतित किरण है, ठीक है। और एक चीज और, यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल अभिलंब बनेगा, और ये ऐसा ही बनेगा। आप लोग के साथ कंफ्यूजन ही यही है कि आप लोग अभिलंब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ आप लोगों से, दिक्कत आ रही होगी बट सीखना पड़ेगा। तो हमने अभिलंब बनाया, भाई जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन मैम ने हमें बताया कि भाई वो चली गई ऐसे। लेकिन भाई ये ऐसे क्यों गई, तो मैम ने क्लियर भी तो किया कि ये ऐसे इसलिए गई क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसलिए ये कहां पर चली गई, थोड़ा सा सीधे, ये बिल्कुल कहां चली गई, सीधे। अब पॉइंट ये आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको मैं नाम दे देती हूं P, ये पॉइंट दे देती हूं Q, और ये हमारा क्या है भाई, E है। मुझे तो याद है, अभी E तो आप छोड़ दो, आप E छोड़ दो, उस पॉइंट को अभी भूल जाओ, फिर आप कहोगे E कहां से आया, आगे की कहानी समझो। फिर मैम क्या हुआ, हमने तो ये देखा है कि प्रिज्म से वो 7 कलर निकल कर आते हैं, वो कैसे होता है तो समझो, और वो नीचे इधर की ओर ही क्यों जा रहा है, मतलब प्रकाश ऐसे ही क्यों जाता है। अगर किसी भी प्रकाश की किरण को, सफेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म से टकराएंगे तो वो प्रकाश नीचे की ओर ही क्यों निकल कर आता है, कारण क्या होता है, क्योंकि ये सघन था और वापस से क्या आ गया भाई, विरल आ गया
वापस से क्या आ गया, विरल ही तो आया है। तो हमने देखा ये आपतित किरण जो थी, अब वो कहाँ चली जाएगी भाई, नीचे की ओर चली जाएगी। लेकिन मैम जानी तो ये ऐसी चाहिए थी, फिर वही बात, जानी तो ऐसी थी लेकिन सघन से विरल में जाएंगे। तो आपको पहली बात तो यहाँ पर एक और इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या है आपका नॉर्मल यानी कि अभिलंब है ना, ये आपका नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। तो हमें पता है कि ये क्या होगी भाई, अभिलंब से दूर ही हट जाएगी। इस बार क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो पॉइंट सुनो, अब मेरे पॉइंट सुनो और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हूं मैं। पॉइंट सुनो, इसे पीछे लेकर जा रही हूं। यहाँ पर क्या बन रहा है, विचलन कोण, जिसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, जिसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ए बी सी डी, इसे मैं कैपिटल ई, इसे मैं कैपिटल एफ डिनोट कर रही हूँ। समझ रहे हो, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण है ना। और ये क्या है भाई, यहाँ पर निर्गत कोण बन रहा है जिसे मैं स्मॉल ई से डिनोट कर रही हूँ। तो ए बी सी डी ई एफ। अब जी कहाँ चला गया, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ जी, है ना। और जब ये पी क्यू था तो भाई इसको क्या बोलूंगी मैं, ये आर, और ये क्या हो जाएगा एस, ऐसे ही नाम देने हैं। समझ पा रहे हो। यहां पर भी क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और अंदर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतन कोण वहां पर भी होगा और अंदर क्या होगा, अपवर्तन कोण। आप समझ में आ गई। तो हमें ये क्लियर हो गया, प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराएगी तो वो अपवर्तित होती है और वो वापस सघन से विरल में जाएगी, तो वो इस तरह से लाइट जो है सब जगह फैलने लगेगी, क्योंकि वहां पर क्या निकल रही है, निर्गत किरणें निकलती हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। और एक बार इसे और अच्छे से देख लेना, ये पॉइंट्स ध्यान रख लेना, ये बिंदियां ध्यान रख लेना, है ना। और कैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है ये ध्यान रख लेना, कैसे ये पूरी प्रक्रिया हो रही है ये ध्यान रख लेना। अब हम देखते हैं इन कलर के बारे में। इन कलर के बारे में भी तो जानना है ना कि यही कलर क्यों निकल कर आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, हमें तो नहीं दिखाई देता ये ऐसा कुछ भी। समझते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले तो ये प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, 100% करेक्ट। मेरे एक शब्द थे वही यहाँ पर लिखे हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जानी तो ऐसी चाहिए। हमें पता है बीच में क्या है, अभिलंब है, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती है ना। ये कब होता है, अपवर्तन में होता है, परावर्तन में नहीं होता। प्रिज्म क्या है, तो ये एक तिकोना कांच का स्लैब होता है। ये तिकोना ही तो है, 3 कोने इसके लिखने हैं, इसे हमने क्या बोला है, कांच का एक स्लैब बोला है, जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं। बिल्कुल सही, इसके 2 त्रिभुजाकार क्या होते हैं, आधार होते हैं। मैं सतह या सरफेस भी बोल सकती हूँ। तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो मैम ने आपको बताया ही था कैसे होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे से कैसे होते हैं, थोड़े से झुके होते हैं। 3 आयताकार पृष्ठ कैसे होते हैं, थोड़े से झुके होते हैं। क्लियर, क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया था, फिर हमने ये जगह छोड़ी थी और ये भी कहानी आते हैं। अभी इसकी थोड़ी और डिटेलिंग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पीई आपतित किरण है, बिल्कुल मैम ने आपको बताया था। क्या बताया था, ये रहा भाई पी पॉइंट, ये रहा ई पॉइंट, और ये कौन सी किरण जा रही है, तो भाई ये है आपतित किरण, ये है आपतित किरण जैसा कि हमको पता है। और ई एफ क्या है भाई, तो वो है अपवर्तित किरण। चलो डायग्राम में देखिए, क्या ई और एफ कहाँ है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पी और ई क्या है, आपतित किरण, ई और एफ क्या है, अपवर्तित किरण। सेम ऐसा ही एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तथा एफ और एस ये क्या है भाई, तो ये है निर्गत किरण। पहली लाइन तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, सब कुछ आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है।
आप ए बी पर क्या देख रहे हो? इस पृष्ठ पर आपने क्या देखा कि ये वायु से यहाँ पर प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है। यस, बिल्कुल सही बोला। क्या बोल रहे हैं वो? कि ये एक प्रिज्म है ना। ये क्या कह रहा है ये सेंटेंस? कि ये है एक प्रिज्म जहां हो क्या रहा है? प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण किस में है? वायु में है। और वायु से किस में प्रवेश कर रही है? कांच में प्रवेश कर रही है। ये पृष्ठ ए से लेकर बी की बात चल रही है, इसके माध्यम से अंदर जाएगी ना। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ यानी ए और बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी हमने देखा कि जब अपवर्तन हुआ तो ये जानी चाहिए थी कैसे? ऐसे। जब अपवर्तन हुआ तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये ऐसे सीधे चली गई क्योंकि ये किसकी ओर झुक गई? यहाँ पर क्या है भाई? अभिलंब। और ये कहाँ झुक गई? अभिलंब की ओर। सेम यही सेंटेंस लिखा है। और दूसरे पृष्ठ पर ये क्या है? सी पॉइंट। ए सी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। भाई अब ये कांच से कहाँ चली जाएगी? एयर में, वायु में। तो प्रकाश किरण अभिलंब से कैसी होती है? दूर भागती है। अब एक अभिलंब यहाँ बनेगा, लेकिन ये इससे दूर भागेगी, ये इससे दूर भागेगी। समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। अब क्या बोला है? प्रिज्म भी कांच के घनाकार स्लैब की तरह अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। बिल्कुल, प्रिज्म भी क्या करता है? तो ये क्या कर रहा है? कांच का जो घनाकार स्लैब है उसी की तरह अपवर्तन के सभी नियमों का पालन कर रहा है। बिल्कुल सही। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। अब हम जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इधर देखो, अब ये है आपके सामने एक इमेज जहां क्या हो रहा है? ये श्वेत प्रकाश जा रहा है जिसकी लाइन आपको काली दिख रही है। मत कहना ब्लैक एरो कहाँ से आ गया, समझने के लिए बस बनाया है, वो डायग्राम ही ऐसा था, है ना, इमेज ही ऐसी थी। तो ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश ऐसे गया और अभी पूरी कहानी समझाई, जिससे पता चला कि ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे ये इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये कांच का प्रिज्म है और ये 7 अलग रंगों में विभाजित होगा। और ये 7 अलग रंग कौन से हैं? इसे हम विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम विबग्योर बोलते हैं। मैम ये विबग्योर क्या होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इनकी लोकेशन फिक्स्ड है, इनकी लोकेशन फिक्स्ड है। इनकी तरंग दैर्घ्य चेंज हो सकती है। अब आप कहेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो ये भी पहले आपने पढ़ा होगा, है ना, ये भी पहले आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली क्या, मैंने इसके पहले के चैप्टर्स आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, दैट्स वाई मैं वो वर्ड बार बार रिपीट करती हूँ कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होता है तो मैं बता देती हूँ, है ना। तो हमने देखा कि ये 7 रंगों में विभक्त होती है, जो कि क्या होते हैं? 7 रंग ये होते हैं। लेकिन मैम ये 7 रंग क्या होते हैं और इन्हें पता है क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आइएगा, अब पूरी कहानी को जानते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ना प्रकाश का विक्षेपण, आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये विक्षेपण क्या होता है? तो वो जानते हैं, विक्षेपण क्या होता है वो हम जानते हैं सबसे पहले। तो भाई विक्षेपण प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को ही क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इसको कई सारे भागों में बंटना ही क्या कहलाएगा? अवयव। अवयवी बड़ी की मात्रा लग रही है, हम इसे अवयव, हिस्सा, भाग कह सकते हैं। तो जो प्रकाश होता है उसका कई सारे वर्गों में बंटना, भागों में बंटना, अवयव में बंटना, हिस्से में बंटना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। कई सारे भागों में बंटना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण। अब श्वेत प्रकाश क्या है? तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाए, ये क्या बनाए? स्पेक्ट्रम बनाए, बस वही क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जो क्या बनाए? स्पेक्ट्रम बनाए। और ये स्पेक्ट्रम 7 रंगों से मिलकर बनेगा। जैसे ये स्पेक्ट्रम 7 रंगों से मिलकर बनेगा। जैसे अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, भाई ये सफेद कलर की सनलाइट जा रही है, ये श्वेत प्रकाश पुंज है। ये क्या है? श्वेत प्रकाश पुंज है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है, विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका कई सारे भागों में बंटना, अवयवी वर्णों के इस बैंड को ही नाम दे दिया है स्पेक्ट्रम, है ना। और इस वर्ण क्रम को विबग्योर से दर्शाया जाता है। इसे ध्यान रखना भाई, आगे बहुत काम आएगा, ये भविष्य में बहुत काम आएगा। आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा, आप कहीं ना कहीं इससे जरूर टकराओगे। और क्या बोला है, विबग्योर से दर्शाया जाता है ताकि इनका क्रम याद करने में क्या हो, सहायता हो। विबग्योर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे वी से होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर। ये पहले कौन सा कलर होगा, यहाँ पर नीचे बैंगनी है ना। जामुनी, इंडिगो यानी कि जामुनी हो जाएगा, है ना, जैसे कि ये है विबग्योर। क्लियर। तो वी से क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा वॉयलेट। इसके अलावा जामुनी, दैट मीन्स कौन सा कलर है, जल्दी बोलो, इंडिगो। नी बी से क्या हो जाएगा, मैं कह रही हूँ नी से क्या होगा, तो ब्लू। भाई जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन। कितना सिंपल है। वाई से क्या होगा, डेफिनेटली येलो ही तो होगा। ओ से क्या होना है, तो ओ से होगा ऑरेंज। और आर से क्या होगा, रेड। ये सीक्वेंस चलेगा, यही सीक्वेंस चलता है, ठीक है। विबग्योर से इसे दर्शाया जाता है। भाई विक्षेपण क्या होता है हमने जान लिया, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में जाना। हमने देखा कि कोई भी सफेद प्रकाश पुंज अगर वो एक कांच के प्रिज्म से टकराता है तो वो अलग अलग वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है और वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है ना। और वो बिखर जाते हैं सारे, है ना। और वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा बिखरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कम, वो भी हम जानेंगे, है ना। तो सुनो, अब थोड़ा सा साइड होते हैं, फटाफट से ऐसे स्लो पहले। बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। भाई क्लास को आप लोग ना शेयर नहीं करते हो, मजा नहीं आता, फिर गलत बात है ये। तो हमें क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लेकिन मैम शेयर करने से क्या होगा, भाई टीचर्स को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी चीज, आपके उन सारे फ्रेंड्स तक ये लेक्चर्स पहुंचेंगी, ये क्लासेस पहुंचेंगी जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास सोर्सेस नहीं है, उनके पास स्रोत नहीं है, रास्ते नहीं है कि वो कहाँ से अपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ सके। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं जब स्कूल में थी ना तो ऑनलाइन इतना मतलब नहीं पढ़ा था हमने कभी। मतलब अब के टाइम की अगर हम बात करें तो आपको हर एक चीज़ यूट्यूब पे मिल जाती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट बेस तो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा रहा है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए आप उन दोस्तों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाओ जहाँ पर क्या हो, उनको फ्री एजुकेशन मिले जिसकी उनको ज़रूरत है। वो बुक पढ़ते रहेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है कि वो यूट्यूब से हमारे चैनल से आके हर एक चीज़ को अपने क्लियर करें। सारे ही सब्जेक्ट्स उनको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चलो अब आते हैं आगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग, ये जो प्रयोग किया गया था ये न्यूटन जी के द्वारा ही किया गया था। न्यूटन जी का नाम तो आपने सुना होगा। भौतिकी का नाम आए और न्यूटन जी का नाम आए, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। भौतिकी का नाम आए और न्यूटन जी का नाम आए, ऐसा नहीं हो सकता। नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे गुरुत्वाकर्षण की बात हो, चाहे श्वेत प्रकाश से 7 अलग रंगों के निकलने की बात हो, सब में किसका नाम आता है, ग्रेविटी, न्यूटन जी का नाम आता है। ठीक है, चलो भाई, तो न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ऐसा किसने बताया था, न्यूटन जी ने बताया था। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्गों में विक्षेपित हो जाता है, या मैं कहूँ बट जाता है, विभाजित हो जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों का पर झुकने या मुड़ने लगते हैं। हाँ, ये सच है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश के विभिन्न वर्ण मतलब जितने भी अलग अलग कलर हैं, अलग अलग रंग हैं, आपतित किरण के सापेक्ष, जो आपतित किरण है, ये किरण, क्योंकि ये तो अपवर्तित हो जाएंगी, है ना, इसके सापेक्ष अलग अलग कोणों पर ये झुकते हैं। कुछ थोड़े ज्यादा झुकते हैं, कुछ थोड़े कम झुकते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा झुकते हैं, कुछ थोड़े से कम झुकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें जो लाल होगा वो कैसा होगा भाई, सबसे कम झुकेगा, जबकि बैंगनी क्या होगा, सबसे ज्यादा झुकेगा।
है ना। इसके साथ आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया है। सो आई थिंक आपको स्पेक्ट्रम की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, विबग्योर समझ में आ गया होगा। कैसे कोई प्रकाश की किरण, अब मत भूलना कभी, कैसे कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में अगर ऐसे जाती है और वो प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में कैसे विभक्त हो जाती है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब प्रिज्मों का संयोजन कैसे होता है ये जाने क्या? ये प्रिज्मों का संयोजन तो प्रिज्मों का संयोजन हम देखते हैं जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है ना, फिर क्रांतिक कोण आ जाएगा। अभी समझो, है ना, प्रिज्म का विक्षेपण फिर क्रांतिक कोण। चलो बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या ऐसा होता है क्या? क्या सच में ऐसा होता है क्या? तो सुनो, तो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरेगी तो विभिन्न रंगों में गुजरती है। यस मैम, अभी तो हमने पढ़ा था। परंतु पुनः विभक्त प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो विभक्त प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित हो जाता है? क्या ये ऐसा होता है? सोचा है कभी आपने? चलो अपन ट्राई करते हैं। जैसे एक प्रिज्म में यहाँ पर लेती हूँ, है ना, थोड़ा बना बनाती हूँ वरना फिर आप लोग कहते हो मैम दिख नहीं रहा है। तो एक प्रिज्म मैंने ऐसा लिया है और एक प्रिज्म को मैं ऐसे ले रही हूँ, है ना। तो ज्यादा तिरछा हो गया क्या? देखो इधर, क्लियर? देखो हो क्या रहा है, तो प्रकाश की किरण कैसे जा रही है? जैसे जाती है, क्लियर, ऐसे ही जाती है और वो अपने 7 रंगों में विभक्त होने लगती है। यस, तो यहां पर अगेन ये चीज होगी जैसे वहां पर हो रही है, सेम यही होगा। ये 7 रंगों में विभक्त होगी और जब बाहर निकलेगी तो ऐसे फैल जाती है। बट उसके ठीक आगे क्या है? एक और प्रिज्म है। आप इसे चिपका के भी देख सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो, एक ही बात निकलेगी। तो ये क्या करेगा भाई? तो ये वापस से, अच्छा एक बात बताओ, अभी पहले देखो, जैसे ये ऐसे जाएगा फिर ये इससे ऐसे टकराएगा और ये क्या होगी? सफेद किरण इससे निकल कर जाएगी, है ना, और ये किसी पर्दे पर टकराएगी। अब आप कहेंगे मैम कैसे हुआ? तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा माध्यम था? तो मैम ये तो विरल माध्यम था। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैम ये कौन सा माध्यम था? तो भाई मैम ने आपको बताया था ये तो सघन माध्यम है। फिर ये कौन सा माध्यम है? तो अगेन ये कैसा होगा? विरल होगा। क्या बात है, ये अगेन कैसा है? विरल है। फिर ये कैसा माध्यम है? तो ये आ गया भाई सघन माध्यम। एंड सबसे लास्ट में ये कैसा माध्यम है? विरल ही है। ये कैसा है? विरल ही है। तो हमने ये देखा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, बोलना भी मत कि मैम कैसे हुआ। अभी पूरा बहुत देर तक भाषण दिया है मैंने इसके ऊपर, तो वो समझ में आ गया ना। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो आपने कहानी समझ ली, और ये सघन से इस तरह से निकलेगी तो वापस में थोड़ी देर के लिए विरल से मिलेगी। मैं तो कह रही हूँ विरल नहीं होगा, ये आपस में जुड़ी होंगी ना, तब भी ये कैसी होंगी? ऐसे ही जाएंगी। और जब ये सघन से विरल में जाएंगी तो एक सीधी रेखा में जाएंगी, या वापस से उससे कौन सी किरण निकलेगी? श्वेत प्रकाश की निकलेगी। ये कहानी भी हुई है, ये कहानी भी हुई है। और ये प्रिज्म कैसा है? उल्टा है। और सुनो एक चीज और, क्या हो रहा था? ऊपर रेड आना चाहिए था, नीचे वॉयलेट होना चाहिए था, यही हुआ है। यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी वॉयलेट, यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी वॉयलेट। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो रेस इधर उधर हो गई ना प्रकाश की किरणें। भाई प्रिज्म भी तो उल्टा रखा है, प्रिज्म भी तो उल्टा रखा है, जिस कारण ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगी तो श्वेत प्रकाश वापस से श्वेत प्रकाश में परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से ले लो इसका एसएस। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल के बारे में बताती हूँ। इसकी कहानी आज तो इम्पॉसिबल है पूरी समझना, बट यस इसकी थ्योरी तो हम पढ़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में, कल होगी इसी की क्लास, है ना, अगेन कल इसी की क्लास होगी, इसके आगे पढ़ेंगे। और कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक चैप्टर ओवर करा दूँ, ये मैं चैप्टर ओवर कराऊँ। फिर मेरा टारगेट ये है कि मैं स्पेशल संडे आपकी एक क्लास लूँ जहाँ पर पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। तो बताओ, पढ़े इसको? तैयार हो सभी? हाँ चलो भाई,
अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, है ना, जब बोलूं जाने को तो चले जाना। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक होता है उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। केवल और केवल थ्योरी सुननी है, केवल और केवल थ्योरी सुननी है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूंगी तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो कि आज नहीं होगा। तो केवल थ्योरी सुनते हैं, कल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपतन कोण तो पता है ना तुम लोगों को? यस। कोई पूछना मत कि मैम क्या होता है। अपवर्तन कोण क्या है तो पूछना मत क्या होता है, वैसे पूछोगे तो मैं बता दूंगी, बट ये एक धमकी थी ताकि आप बातों को ध्यान से सुनो कि मैम ने बताया तो था आपतन कोण क्या होता है। मैम ने तो कितनी बार बताया है, मैम ने अपवर्तन कोण के बारे में भी बताया है ना। तो ध्यान रखना उसको। जब वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण हमेशा कैसे हो 90 डिग्री। बट मैम कैसे होगा, मैम बताएंगे खुद से, मैम सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। बस वही स्थिति क्या कहलाती है, आपतन कोण कहलाती है। ठीक है। अब इसके लिए ना 2 कंडीशन ध्यान रखनी होगी, 2 शर्तों को देखना होगा। पहली शर्त यह है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल में ही लेकर जाना है। सघन से विरल में ही लेकर जाना है, मतलब डेंजर से रेरर में जाना है। समझ रहे हो, डेंजर से रेरर मीडियम में जाना है, तब ये चीज पॉसिबल होगी। और क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या बनेगा भाई, क्रिटिकल एंगल बनेगा, क्रांतिक कोण बनेगा। ठीक है, तभी क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। कोई समस्या, कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम देखेंगे हम, आप जुड़ सकते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।